एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि जब भी किसी भी मेटल यानी कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल उसको जब लिक्विड एमोनिया के अंदर डाला जाता है तो उसमें सॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ आज मैं जो वीडियो डालने वाली हूँ, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि क्लास 1 वीक हम क्लास 11th के डालेंगे, सेकेंड वीक जो है हम क्लास 12th की वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, मैं आपको पिछले 2 वीडियो से बोल रही हूँ कि मैं लाइव आऊँगी, कल लाइव आऊँगी, परसों लाइव आऊँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, मैं रेगुलरली 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ लाइव आने की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली में लाइव उन्हीं चैनल्स पर अवेलेबल है, लाइव उन्हीं चैनल्स पर जा सकते हैं जिनके सब्सक्राइबर जो है क्रॉस कर चुके हो 1000 को, यानी कि जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हों। इस वजह से मैं लाइव जो है अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हें आपके कमेंट सेक्शन से ही, अभी हाल फिलहाल में उन्हें कमेंट सेक्शन में ही देख सकती हूँ, पर जल्द ही मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सब्सक्राइबर जो है 1000 को क्रॉस कर जाएंगे, तब मैं लाइव आऊँगी और आप सबके साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अच्छे से डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ही पूछने होंगे। सबसे पहले मैं कुछ अपने कमेंट्स जो हैं जिनको पढ़कर मुझे अच्छा लगता है, जो जब मुझसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है ओके नाउ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर समवन इवन। ओके, सबसे पहले लिपाक्षी सोनी जो है मेरी हर वीडियो पे फर्स्ट कमेंटर होती हैं, सबसे पहले वही कमेंट करती हैं, सो थैंक यू सो मच लिपाक्षी। देन सेकेंड इज़ वीरू बलोदा, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुई है तो। वीरू बलोदा, थैंक यू सो मच, आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रही हैं। आई नो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है तो लाइव आने के लिए, तो मैं लाइव आ नहीं सकती। आई एम रियली सॉरी वीरू बलोदा। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपने जो प्रॉब्लम मुझसे पूछी थी अबाउट सम ऑफ योर कंसेप्ट जो हैं आपके, जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन अभी लाइव नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। ओके, ये थी वन मोर। एंड बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। श्रेष्ठो दास, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लास 11th का पी ब्लॉक एनसीईआरटी। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसे अपलोड करूँगी। ये हमारा आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर ओवर हो जाएगा। उसके बाद में क्लास 11th का जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगी। उसी के अंदर हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी आपकी 11th क्लास के अंदर इंक्लूड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जितने भी इंक्लूड है वो हम करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड थैंक यू ऑल फॉर कमेंटिंग मी ऑन माई वीडियोज़। जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर इट आउट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट चैप्टर, जो है क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है। ओके, सबसे पहले हम इसकी बेसिक देखते हैं। हमें पता है कि हमें 3 चीज़ें पढ़ी थी अभी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो की थी अपनी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, हम इन तीनों चीज़ों से सराउंडेड रहते हैं। हमारे अराउंड सॉलिड भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है और गैसेस भी प्रेजेंट है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे रूटीन्स के अंदर सॉलिड का भी हम एक तरीके से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वजह से क्या है, सॉलिड स्टेट चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों प्रेजेंट हैं, जिसमें से लिक्विड और गैस जो है इसे कहा जाता है फ्लूइड। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, मैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की जो फर्स्ट वीडियो उसकी बात कर रही हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन जो मैं है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, फ्लूइड्स कहा जाता है किसको, लिक्विड और गैसेस को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी फ्लो करने की जो टेंडेंसी है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। हमें पता है सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स या आयन जो भी प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इस कंडीशन में नहीं होते कि वो मूव कर सकें, जबकि लिक्विड और गैसेस जो हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड। हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट सॉलिड के बारे में ही डिस्कस करना है। सॉलिड को उनके अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि
सॉलिड के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई एटम प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, उनकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किस पार्ट पे डिवाइड किया है, ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस क्या है। सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड्स की देख लेते हैं। आई नो ये प्रॉपर्टीज जो हैं क्लास मेरे हिसाब से 9th में आने शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं सॉलिड की कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। डेफिनेट मास होता है उनका, वॉल्यूम भी रहती है और शेप भी रहती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज जो होते हैं बहुत कम होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल हमेशा से हम यही पढ़ते आते हैं, इस तरीके से हमें सॉलिड के बारे में बताया जाता है। ये सॉलिड है, कोई सॉलिड बॉक्स बनाया हमने, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से ही हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को बाइंड किए रखता है और जो है इसी वजह से उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम रहता है। ठीक है, उनकी पोजीशंस मॉलिक्यूल की इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, इतने ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि टाइटली बाउंड होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लेस पे रहकर ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हमें पता है। अब हम पढ़ते हैं सीधा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को स्टडी करेंगे, उसी से हमें समझ आ जाएगा कि दोनों किस तरीके से हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, लार्ज नंबर के स्मॉल एटम्स होते हैं या फिर यूँ कहो कि स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, जिनकी क्या होती है हर एक की डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, अरेंजमेंट्स होती है उनकी। ठीक है, ऑर्डरली अरेंज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, जो कि अमॉर्फस जो होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनकी इररेगुलर शेप होती है। ठीक है, अमॉर्फस में अमॉर्फोस जो है, एक अमॉर्फस में ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है एमोर्फोस। एमोर्फोस का मतलब ही होता है नो फॉर्म। नो फॉर्म का मतलब कोई भी तरीके की फॉर्म नहीं हो, मतलब कोई रेगुलर फॉर्म नहीं हो इनकी, इसलिए इसे कहा जाता है इर्रेगुलर शेप वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेल्ट एट शार्प टेम्परेचर रेंज। अब ये डेफिनेट शेप के होते हैं, मतलब इनके बीच में अरेंजमेंट इनकी डेफिनेट होती है, फोर्सेस भी डेफिनेट मिलेंगे, तो इस वजह से इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शार्प टेम्परेचर रेंज चाहिए। और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर रेंज के अंदर। क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर शेप में होते हैं, कोई फॉर्म नहीं होती है फिक्स, तो हम उन्हें कोई भी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, जब उन्हें हम मान लेते हैं कोई पीस है, उसको जब दो हिस्सों में काटा जाता है, ठीक है, मान लेते हैं हमने सोडियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड को जब बीच में से काटा जाएगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो वो दोनों के दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिंपली कट हो जाते हैं और दोनों के सरफेस जो होंगे वो बिल्कुल प्लेन होंगे और सॉफ्ट होंगे। जबकि हम अगर किसी भी अमॉर्फस सॉलिड को अगर न्यूली जनरेट करें या फिर उसको काटने की कोशिश करें, तो होगा क्या, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, दोनों के जो सरफेस होंगे पार्ट्स के वो बिल्कुल रफ होंगे और बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होंगे। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं क्वार्ट्ज ग्लास का। क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं वो एक तरीके के अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनाइसोट्रॉपिक होता क्या है एक्चुअली में। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है? क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारे पास में कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर एटम्स और आयंस जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं। ठीक है, एटम्स और आयंस जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कोई स्मॉल एटम्स है और बड़े वाले जो है वो मॉलिक्यूल्स हो गए, इस तरीके से प्रेजेंट है उनके अंदर। ठीक है, सब ऑर्डरली अरेंज हैं। जब हम इस क्रिस्टल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ कौन सी, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, अगर हम लेते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ इसका, ओके, इसकी रेजिस्टेंस हुई, कौन सी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस,
क्रिस्टलाइंस, ये सब अगर हम मेजर करें, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन से भी मेजर करें इस क्रिस्टल के लिए तो भी डिफरेंट आएंगी, इस डायरेक्शन से मेजर करें तो डिफरेंट आए, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अगर क्या किया जाए कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हर एक डिफरेंट डायरेक्शन से, हर एक डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो वो डिफरेंट मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेगुलर इन शेप होते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कंडीशन क्या होती है? ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, मान लेते हैं। ओके, ये हमारा अमॉर्फस सॉलिड है। इसके अंदर इसके आयंस की अरेंजमेंट जो है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर है। तो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो वो सब क्या होंगी, सेम शो करेंगी हर एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। इसलिए इन्हें क्या है, आइसोट्रोपिक कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू टाइप ऑफ सॉलिड होते हैं, यानी प्रॉपर फॉर्म होती है उनकी सॉलिड्स की। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल लिक्विड्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, अमॉर्फस के अंदर हमने लिया क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, ये है क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए, क्वार्ट्ज ग्लास का मेन यूज़ क्या होता है? क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जो ग्लास पैनल्स होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि आपने देखी होंगी विंडोज़ जो होती हैं उनके बीच में ग्लास पेन्स लगे होते हैं, यानी कि यूँ कहें कि उनके बीच में यहाँ पे ग्लास पेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं विंडोज़। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं जिनमें इस तरीके से ग्लास पेन्स लगे हों, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, ऊपर से तो होते हैं थिन और नीचे से थिक होते हैं। ठीक है, ऊपर से तो होते हैं बिल्कुल थिन और नीचे से थिक, यानी जैसे ऊपर से नीचे वो मूव करते हैं, ऊपर से नीचे हम मूव करते हैं, हम थोड़ा सा टच भी करेंगे हाथ से तो भी हमें फील हो जाएगा। ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नीचे की तरफ वो थिक मिलते हैं हमें और ऊपर की तरफ थिन मिलते हैं, ऊपर पतले और नीचे मोटे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिस ग्लास के बने होते हैं या जिस क्रिस्टल के बने होते हैं वो होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के। ठीक है, होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टी, अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, यानी कि ये क्या है, फ्लो करना शुरू कर देते हैं और फ्लो करके नीचे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इनको सूडो सॉलिड्स कहा जाता है या फिर सुपर कूल लिक्विड्स इसलिए कहा गया क्योंकि लिक्विड की तरह फ्लो करने लगे और नीचे जाकर इकट्ठे हो गए। इस वजह से क्या है, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी देखने में तो सॉलिड होंगे लेकिन फ्लो करने की वजह से इनको क्या है, सूडो सॉलिड कहा जाता है। फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसमें, लिक्विड और गैसेस में। ओके, इस वजह से इन्हें कहा जाता है सूडो सॉलिड्स और सुपरकूल लिक्विड्स। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब ये कि इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इनको कट किया जाए तो हर एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज डिस्टेंस में इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सही रहती है, रेगुलर अरेंज होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो होती है, इनकी जो अरेंजमेंट होती है इरेगुलर होती है। अगर हम एक पोजीशन तक जाएंगे तो एक इसी पोजीशन तक ये रेगुलर रहेगी, उसके बाद ये इरेगुलर हो जाएगी। इस वजह से इन्हें कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये डिफरेंस है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में। अब देखिए, अगर हम चाहें तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपकी जो बुक है, आपकी जो बुक है उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो हैं एक्सप्लेनेशन जो है इसका अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें हम मोस्टली जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज को इंक्लूड करते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो है उसमें हम मोस्टली इंक्लूड करते हैं क्वार्ट्ज ग्लास को। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है उसको कहा जाता है क्वार्ट्ज, जस्ट अ सेकेंड, क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन में आता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर इंक्लूड होता है। ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपकी बुक के अंदर भी इस तरीके से डिफरेंस अवेलेबल है। ओके, ये था कंप्लीट डिस्कशन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है।
एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अमॉर्फस सॉलिड जो है वो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड जो है उसमें ग्लास, रबर, ठीक है, और एक अमॉर्फस सिलिकॉन आता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में काम में लिए जाते हैं। अमॉर्फस सिलिकॉन जो है उसकी यूँ कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज़्यादा है। अमॉर्फस सॉलिड को बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल के काम में लिया जाता है, जो कि क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है चेंज करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई थिंक आपको ढंग से दिख नहीं रहा है, दिस इज क्रिस्टलाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल, एटम्स या आयंस प्रेजेंट होंगे, जो भी प्रेजेंट होगा, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके अंदर वही इंक्लूड होते हैं, वही सॉलिड्स इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर क्या हो, एटम्स, जैसे कि हम ले सकते हैं आर्गन या फिर हीलियम। हम ले सकते हैं इसके अंदर आर्गन या फिर हीलियम, आर्गन एंड हीलियम। इन तरीके के जितने भी जो सॉलिड्स अवेलेबल होंगे उनके अंदर क्या होता है, बहुत वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस, यानी कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक अट्रैक्शन फोर्सेस से जो है बंधे हुए रहते हैं। हमें पता है कि वीक डिस्पर्जन फोर्सेस यानी कि जो डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, हमें पता है। ये सॉलिड जो होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो है बहुत कम अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं। इसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में H2 भी ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं। इन सब को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर एसिड्स की फॉर्म के अंदर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, यूजुअली लिक्विड और क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कौन सी फॉर्म के अंदर, अवेलेबल इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, HCl, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंक्लूड होता है SO2। ये एग्जाम्पल सेम आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, HCl, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं SO2 का। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दो टाइप की बॉन्ड्स होती हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होती है, जिसमें जैसे ये पोलर और नॉन पोलर दो टाइप से हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी होती है दोनों एटम्स के अंदर, यानी जिस भी एटम्स के बीच में जो है कोवलेंट बॉन्ड बना होगा उनके बीच में पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। H और Cl के बीच में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, इस वजह से पोलर है। उसी को ऐसी बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में जैसे जो है कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों को कहा जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहता है, जैसे H2 बराबर है, डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, Cl2, I2, इन्हें कहा जाता है नॉन पोलर, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगी। ओके, अब देखिए इनके अंदर होता क्या है, ये मॉलिक्यूल सॉलिडली हेल्ड टुगेदर होते हैं। इनके बीच HCl और SO2, इनके बीच में एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी जो है नॉन पोलर से अपोजिट होंगी। नॉन पोलर में क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट था, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो है गैसेस और रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, गैसेस और लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी देखे गए हैं जो सॉलिड भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइपोल इंटरैक्शन
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके नेमिंग से, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगी। सबसे पहली चीज़ ये बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन के साथ में, मतलब हाइड्रोजन के साथ में एक वीक इंटरेक्शन बनता है। किसका बनता है, उन एटम्स का बनता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से कम हो। मोस्टली देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनती है, FON। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है, और एक्चुअल में हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा याद रखना, फोन के ट्रिक से इसे याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन के साथ में एक तरीके का वीक इंट्रैक्शन होता है। किसका, इस हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। मोस्टली फेवरेबल या फिर यूँ कहें कि स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं के द्वारा जो है बनाई जाती है। अब ये भी क्या होंगे, वीक इंटरेक्शंस वाले होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की वीक इंटरेक्शन है, तो इस वजह से इसमें भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स भी कहा जाता है इन्हें रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये थे हमारे कौन से सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर हमने क्या देखा है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स था तो इसमें मॉलिक्यूल थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयंस जो होंगे वो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है किसकी, आयंस की। आयंस के अंदर कौन से होंगे, कैटायंस भी हो सकते हैं और जो है इसके अंदर एनायंस भी हो सकते हैं। ओके, इनके अंदर मोस्टली स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स होता है। कोलम्बिक फोर्स यानी, कोलम्बिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, जो इनके चार्जेस की वजह से डेवलप होता है। केटायन या फिर एनायन जो भी हम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उन पे चार्जेस डेवलप है तो वो स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज के होंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं होंगे, ये तो आप सभी को पता है। ओके, पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल भी इनके अंदर चार्जेस नहीं, बिल्कुल भी इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, यानी इनके अंदर, आयंस के अंदर स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, इनकी अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, आयंस फ्री बिल्कुल भी नहीं होंगे, इस वजह से एक तरीके से ये इंसुलेटर्स होंगे। आयंस जो है फ्री नहीं होंगे, इनके अंदर एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे, इस वजह से ये एक तरीके से इंसुलेटर होंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो आप देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है एक तरीके का आयनिक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, फिर वो आयनिक सॉलिड कह दिया हमने उसे। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों डेवलप हुए रहते हैं, दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से रहता है, इस वजह से इसमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये सॉलिड हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी नेचर के होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल इन नेचर के इनको देखा गया है। ये है आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स का तो सबको पता होगा, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है। मेटल की प्रॉपर्टी ये रहती है, क्यों मान लेते हैं मेटल का, ये एक मेटल का पोर्शन है, इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, बहुत सारे नेगेटिव आयन्स या पॉजिटिव आयन हो गया, बहुत सारे नेगेटिव आयन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। बुक में आपके दिया हुआ है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि समुद्र जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र रहता है इसके अराउंड, यानी कि एक पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत सारे नेगेटिव आयन्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसको सराउंड किए रखते हैं ये होते हैं मोबाइल इन नेचर। ठीक है, पूरे क्रिस्टल के अंदर जो भी ये पूरा कंप्लीट क्रिस्टल होगा इसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से ये फैले रहेंगे। ठीक है, एक मिनट, मेटल्स में मैंने आपको पोलर बताया, नॉन पोलर बताया, और मैंने आपको बताया इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, मैं एग्जाम्पल आपको बताना भूल गई थी। सबसे पहले नॉन पोलर के लिए मैंने इसमें एग्जांपल बता दिए हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। ओके, एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मुझे वीडियो 2 मिनट वहाँ से रोक के यहाँ आना पड़ा। जो है हाइड्रोजन वाटर जो है, वाटर H2O में आइस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है और बहुत अच्छा, अगर आप चेक करेंगे इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। वाटर H2O की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसमें इस तरीके से होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ है
ओके, यहाँ पे ये ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन से बाउंड रहता है, यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये हाइड्रोजन से बाउंडेड रहता है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये दूसरे ऑक्सीजन से बाउंडेड है। इस तरीके से केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसमें बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर जो आगे 12th में आएगी, ग्रेजुएशन में आती है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आइस की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट आयंस का जो हमने लिया था, ऑब्वियसली मैंने आपको NaCl का एग्जाम्पल दे दिया था। NaCl भी है हमारे पास में, और NaCl के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल इसके बहुत है। ZnS जिंक सल्फाइड भी ले सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल, और कैल्शियम डाइफ्लोराइड भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे मेटल्स के बारे में, ठीक है। मैंने बताया आपको मेटल्स क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन जो है बहुत सारे नेगेटिव आयन्स के C के द्वारा क्या है, सराउंडेड रहता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, मूव करने की वजह से कैपेबिलिटी होती है मेटेलिक सॉलिड के अंदर किसकी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर तो होते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, साथ में ही ये थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, थर्मल कंडक्टर, ठीक है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम खाना बनाते हैं, मान लो आप में से किसी ने खाना बनाया हो, तो खाना बनाने वाली पूरी जो चम्मच हम लेते हैं काम में, अगर वो मेटल की है, उसको अगर हम 2 मिनट उस खाना बनाने वाले, मान लेते हैं हमने कुछ डाला है उसमें, उसको मिक्स किया और हमने उस चम्मच को उसी कढ़ाई के अंदर रख दिया, 5 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो उसकी बैक वाला पोर्शन, अगर वो पूरी मेटल की बनी है तो उसका बैक लास्ट का जो पोर्शन है वो भी हीट अप हो जाता है। क्यों? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरी उस चम्मच के अंदर क्या है, मूव करते रहते हैं। स्टार्टिंग वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ही हॉट होते हैं, मूव कर रहे हैं, पीछे तक के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज, वो कंप्लीट क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। इस वजह से पूरी चम्मच जो है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और साथ में थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। क्यों होते हैं? इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट आता है कि कंडक्टिविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। हीट भी कंडक्ट कर सकते हैं ये। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को पता है कि मेटल्स के अंदर लस्टर होती है, उनके अंदर शाइन होती है। जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है, ये मेटल का कोई पोर्शन है, जैसे इस पे लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस लाइट को ले लेते हैं। अभी आपके ये चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लस्टर और शाइन का रीज़न क्या होता है मेटल्स के अंदर। अभी आपको ये चीज़ कम समझ आएगी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए कि जैसे ही लाइट इस पे डलती है मेटल पे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस लाइट को लेके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं और क्या करते हैं, वापस अपनी, इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है, ठीक है, मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन है। ये लाइट आई, इसने लाइट ली, लाइट लेने के बाद में ये हायर एनर्जी लेवल पर चला गया और यहाँ आ गया। ये क्या करता है, वापस अपने ओरिजिनल लेवल पर आता है। यहाँ से ये यहाँ वापस आता है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, ये इमिट करता है। उस अमाउंट ऑफ लाइट को इमिट करने की वजह से हमें मेटल्स जो हैं उनके अंदर लस्टर या फिर शाइनिंग दिखते हैं कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये मेन रीज़न होता है मेटेलिक सॉलिड के लाइट को इमिट करने का। ओके, ये जो मैंने आपको समझाया ये आपके मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आएगा। ओके, ये था हमारा मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर। मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर आप एग्जाम्पल खुद सोच के देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। मेन आयरन तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल्स अगर हम कह रहे हैं तो इसके अंदर आयरन ले सकते हैं, हम कॉपर ले सकते हैं। सिल्वर जो होता है उसके अंदर भी Ag जो होता है उसको सिल्वर कहते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉपर्टीज़। और मैग्नीशियम के अंदर भी हम ये प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से यह क्या होते हैं, एक तरीके से इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। जाइंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये आपस में क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल होती है नेचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम ये कहते हैं कि ये इंसुलेटर होते हैं और कंडक्टिविटी बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका डायमंड। डायमंड जो है एक तरीके का, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है, ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा हम लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ज़्यादा यूजफुल मटेरियल होता है, इसकी इंडस्ट्रियल पर्पसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम एक
एक्सेप्शन इसके अंदर लेते हैं वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप सबको पता होगा कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। देखिए मैं थोड़ी सी बनाकर बता देती हूँ। ये इस तरीके से जो है ग्रेफाइट की लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ, ओके, एंड इट इज़ लाइक दिस वन, या इस तरीके से ग्रेफाइट की जो है लेयर्स बनी होती हैं यहाँ पे ऐसे, और इसी तरीके से एक नीचे लेयर जो है इसकी अरेंज होगी ऐसे, दिस इज अरेंज आउट हियर एंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये है एक तरीके से ग्रेफाइट की लेयर, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे अरेंज्ड रहते हैं, ये इस तरीके से अरेंज रहेंगे। इसमें होता क्या है कि कार्बन की तरीके से 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर यूँ कहें कि 4 इसके अंदर, जैसे कार्बन की हम चेन देखते हैं उसमें 4 बनते रहते हैं कार्बन, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि चेन मॉलिक्यूल बना सकता है। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, जितने भी इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये एटम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसमें से यूँ मान लेते कि ये एक एटम जो है, ये एक एटम यहाँ से 1 2 3 यहाँ से सराउंडेड रहता है, यहाँ का जो एटम है वो फ्री रहता है, यानी कि एक एटम 3 डिफरेंट एटम से सराउंडेड रहता है, लेकिन इसमें एक एटम जो है वो फ्री रहता है। इसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये लेयर आपस में इस तरीके से जॉइंट रहती हैं, इस तरीके से ये लेयर्स जो है ये आपस में जॉइंट रहती हैं, ठीक है, और इसमें एक एटम फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी इसमें जो एग्जांपल है वो यही है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट। बाकी डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड जो हमने लिया है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं, और गुड लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के अंदर काम में इनको लिया जाता है। ग्रेफाइट के आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आप देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो होती है पेंसिल। पेंसिल की जो निब होती है, पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। ये थे डिफरेंट एग्जाम्पल। इसके अंदर कोवलेंट के अंदर मोस्टली डायमंड इंक्लूड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड इंक्लूड होता है, और SiO2 जो होता है, SiO2 क्वार्ट्ज होता है, इसको कहा जाता है SiO2, ठीक है। SiO2 क्वार्ट्ज है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये भी मोस्टली काम में लिया जाता है। तो ये हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। दिस वॉज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ सॉलिड। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे हम, इसके टाइप्स हमने आज पढ़े हैं, कल हम यूनिट सेल के बारे में, लैटिस के बारे में और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने नॉर्मल बेसिक लिया है कि सॉलिड जो है वो किस तरीके से इंक्लूड होता, सॉलिड स्टेट जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स हो गई, ठीक है, और क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बाद में हमने जो है देखा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो कंप्लीट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने पहले गैप रखे थे एक दिन के वो भी मैं बिल्कुल ना रखूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। एंड हाँ, ये जो सॉलिड स्टेट है मोस्टली बुक्स के अंदर इसको इनऑर्गेनिक के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसके अंदर बाद में जो स्ट्रक्चर्स आती हैं, स्ट्रक्चर्स की वजह से जो है इसको काफ़ी बुक्स के अंदर जो है फिजिकल के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ ने मुझे पूछा था कि मैम अगर आप चैप्टर अपलोड करते हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि वो फिजिकल का है, इनऑर्गेनिक का है या ऑर्गेनिक का है। तो दिस वाज दी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि ये एक्चुअली में इंक्लूड होता है इनऑर्गेनिक में, लेकिन आगे कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से इसको फिजिकल में इंक्लूड किया जाता है। सो दिस वाज माय कंप्लीट वीडियो। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने देखा था सॉलिड स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एग्जाम्पल देखे थे हमने, उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्लासिफिकेशन में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। सो दिस वाज माय कंप्लीट वीडियो फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर। एंड जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, केमिस्ट्री बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत क्या है इसे अपनी नॉर्मल लाइफ से को रिलेट करने की। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।